2 मार्च 2006 अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश दिल्ली में थे। राष्ट्रपति भवन में उनकी जबरदस्त खातिरदारी की जा रही थी। वजह था एक समझौता जिसके तहत अमेरिका भारत को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम सप्लाई करने और उसके संवर्धन पर अपनी सहमति देने जा रहा था। आसान भाषा में कहें तो इसे भारत अमेरिकी परमाणु करार कहा जाता है। पर यह सब इतना हलवा नहीं था। वजह थी सरकार को समर्थन दे रहे लेफ्ट का भयानक विरोध, फिर मनमोहन सिंह का अड़ जाना और फिर अमर सिंह का संकट मोचक बनकर आना और सरकार को गिरते गिरते बचाना। तो इस वीडियो में हम इसी पूरे बवाल का आपको किस्सा सुनाने वाले हैं। इस समझौते के खिलाफ खड़ा पहला नाम थे प्रकाश करात। उन्हें साल भर पहले ही हरकिशन सिंह सुरजीत की जगह मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम का महासचिव बनाया गया था। करात को यह जिम्मेदारी उस दौर में मिली थी जब वाम मोर्चा भारत के संसदीय इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें 64 सीटें लेकर संसद यानी दिल्ली पहुंचा था। अकेले सीपीएम को 44 सीटें मिली थीं। लेफ्ट की इसी ताकत का परिणाम था कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए एक सरकार की तकरीबन हर नीति पर वाम मोर्चे की छाप स्पष्ट दिखाई पड़ रही थी। पर परमाणु करार लेफ्ट नहीं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की व्यक्तिगत रुचि का मामला था। जो आगे बढ़ा तो लेफ्ट पार्टियों ने इसका खुलकर विरोध किया। 2 मार्च 2006 को शुरू हुआ यह विरोध हालांकि कुछ दिन की छुट्टी पर भी चला गया। कारण पश्चिम बंगाल और केरल के तब होने वाले चुनाव। मगर इन चुनावों के नतीजों ने लेफ्ट फ्रंट में नया कॉन्फिडेंस भर दिया। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ को हराकर लेफ्ट की सत्ता में वापसी हो गई थी। वहीं बंगाल में बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व में इतनी बड़ी जीत मिली जितनी कभी ज्योति बसु भी नहीं दिला सके थे। तब लेफ्ट ने बंगाल के 80% सीटों पर कब्जा कर लिया था। माने लेफ्ट के नेता फिर एक बार फॉर्म में लौट आए थे। वे सरकार पर परमाणु करार से पीछे हटने का दबाव बनाने लगे, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसे अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया और पीछे हटने से इनकार कर दिया। नतीजतन अगले 2 साल तक लेफ्ट और कांग्रेस के बीच जवानी घींगा मुश्ती जवानी जंग चलती रही। लेफ्ट की ओर से हर दूसरे दिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के नेता एबी वर्धन सरकार को धमकी देते रहते और लगता सरकार अब गई कि तब। उस दौर में कहा जाने लगा था कि एबी वर्धन की जुबान खुलती है तो सरकार और सेंसेक्स दोनों थर्राने लगते हैं। इसी दरमियान जब वर्धन से पत्रकारों ने पूछ डाला कि सरकार कब तक सुरक्षित है तो उन्होंने जवाब दिया था शाम 5 बजे तक तो सुरक्षित है, लेकिन आगे का मैं नहीं जानता। माने मामला एकदम गर्मा गया था। इतना कि कहा जाता है कि तब कांग्रेस और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मामले में बीच बचाव की कोशिशें की, लेकिन पीएम मनमोहन सिंह इस मामले पर झुकने को कतई तैयार नहीं थे। कांग्रेस की एक बैठक में मनमोहन सिंह इतने खफा हो गए थे कि परमाणु करार के मुद्दे पर पार्टी के झुकने की स्थिति में अपने इस्तीफे तक की धमकी दे डाली थी। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस को मनमोहन सिंह के सामने झुकना पड़ गया। 8 जुलाई 2008 को लेफ्ट पार्टियों ने यूपीए सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, लेकिन कई लोगों का मानना है कि सीपीएम के कई नेता इस हद तक जाने को तैयार नहीं थे। खुद सीताराम येचुरी समर्थन वापसी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद भी नहीं थे। लेकिन ये प्रकाश करात की जिद थी जिसने सीपीएम समेत समूचे वाम मोर्चे को समर्थन वापसी के लिए मजबूर कर दिया था। लेफ्ट के सरकार से अलग होने के फैसले से नाराज होने वालों में तत्कालीन लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी भी थे, लेकिन चूंकि वे स्पीकर के पद पर थे इसलिए खुद को पार्टी की गतिविधियों से पूरी तरह अलग कर लिया था और अब ये स्पीकर का पद उनके गले की फांस बनने वाला था। एक तरफ उनकी पार्टी सीपीएम का फरमान था कि सोमनाथ दादा अध्यक्ष पद छोड़ें और एक सांसद की हैसियत से विश्वास मत पर सरकार के खिलाफ वोट करें। दूसरी तरफ सोमनाथ चटर्जी इसके ठीक उलट तर्क दे रहे थे। उनका कहना था कि मुझे इस 14वीं लोकसभा ने अपना गार्जियन चुना है और जब तक इस सदन का भरोसा मुझे हासिल है मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। मैं सदन में अंपायर हूं और मुझे खिलाड़ी बनने के लिए मजबूर ना किया जाए। इसी अंपायर बनाम खिलाड़ी की जंग में सोमनाथ चटर्जी और प्रकाश करात उलझ गए। नतीजतन सोमनाथ चटर्जी को पार्टी से निकाल दिया गया। पार्टी के दायित्व और संविधान के दायित्व के बीच की दुविधा में सोमनाथ दादा ने संवैधानिक जिम्मेदारियों को अहमियत दी और उनका ये स्टैंड उनके पॉलिटिकल करियर के खात्मे का कारण बन गया। अब सवाल कि समर्थन वापसी के बाद क्या हुआ।
प्रकाश करात और कुछ अन्य कम्युनिस्ट नेताओं ने सरकार से समर्थन वापस लेने के अपने फैसले से राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को अवगत करवा दिया, लेकिन तब भी प्रतिभा पाटिल ने मनमोहन सिंह सरकार से अपना बहुमत साबित करने को नहीं कहा। जबकि परंपरा यही रही है कि जब कोई भी सरकार का समर्थन कर रही पार्टी अपना सपोर्ट वापस लेती है तो राष्ट्रपति द्वारा सरकार को हफ्ता 10 दिन के भीतर सदन का विश्वास हासिल करने का निर्देश दिया जाता है। इस परंपरा को तब भी फॉलो किया गया था जब भाजपा ने वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस लिया था, चाचा केसरी ने देवगौड़ा सरकार के लगाम खींची थी, या फिर जयललिता ने जब वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस लिया था। बहरहाल पूर्व राष्ट्रपति ने परंपरा का पालन भले न किया, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खुद से सदन में विश्वास प्रस्ताव रखने का फैसला कर लिया। इससे यूपीए के लोगों के माथे पर बल पड़ने लगे। उस वक्त लोकसभा में कांग्रेस के अपने 150 सांसद थे। सरकार को राजद, लोजपा, द्रमुक और एनसीपी एवं कुछ एक निर्दलीयों के कुल 80 सांसदों का सपोर्ट ही दिख रहा था। यानी किसी सूरत में सरकार का आंकड़ा 230 से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लाजमी था कि सरकार को संसद की किसी अन्य बड़ी ताकत के सहारे की जरूरत थी, और यहीं से एंट्री होती है अमर सिंह की। उन दिनों समाजवादी पार्टी की लोकसभा में 39 सदस्य हुआ करते थे, इसलिए समाजवादी पार्टी का सपोर्ट सरकार के लिए अहम था। बिना सपा के विश्वास मत हासिल करने के बाद सोची भी नहीं जा सकती थी। इसलिए लेफ्ट की समर्थन वापसी से कुछ हफ्तों पहले से ही मुलायम सिंह और अमर सिंह पर डोरे डाले जाने लगे थे। लेकिन तब सपा यूनाइटेड नेशनल प्रोग्रेसिव अलायंस यूएनपीए के नाम से एक नया मोर्चा बना चुकी थी। मुलायम सिंह यूएनपीए के चेयरमैन थे। राज्यों में हारे हुए कई लोग मसलन चंद्रबाबू नायडू, प्रफुल्ल कुमार महंत, फारूक अब्दुल्ला और ओम प्रकाश चौटाला इस मोर्चे में शामिल थे। इस मोर्चे में शामिल सभी दल अपने अपने राज्यों में कांग्रेस से लड़ रहे थे, लिहाजा उनके कांग्रेस के साथ जाने का कोई सवाल नहीं था। मगर अब ये समाजवादी पार्टी के मुलायम पड़ने के वक्त पार्टी ने कांग्रेस से अपनी नजदीकी के संकेत देने शुरू कर दिए। अमर सिंह कहने लगे कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश के सामने आकर परमाणु करार के फायदे समझाएं। इसके बाद उस समय के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम.के. नारायणन ने मुलायम सिंह और अमर सिंह से मुलाकात की और उन्हें परमाणु करार से होने वाले फायदों से अवगत करवाया। इसके बाद यूएनपीए के नेता अमर सिंह के 27 लोधी स्टेट वाले बंगले पर बैठे। इस बैठक में मुलायम सिंह ने कहा, हम लोगों को कलाम साहब पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से मिलकर उनकी राय जाननी चाहिए कि यह परमाणु करार देश हित में है या नहीं। वे वैज्ञानिक है, इसलिए बेहतर बता सकते हैं। मुलायम की इस बात ने बहुत कुछ कह दिया था। उनके इस रुख से काफी हद तक स्पष्ट हो गया था कि यूएनपीए का कोई भविष्य नहीं। यूएनपीए की बैठक के बाद मुलायम सिंह और अमर सिंह ने एपीजे अब्दुल कलाम से मुलाकात की। इसके बाद मनमोहन सिंह सरकार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया गया। वैसे कहने वाले ये भी कहते हैं कि समर्थन के बदले में सरकार और अमर सिंह के बीच कई मामलों पर सौदेबाजी हुई थी, लेकिन इस बारे में कभी कुछ खुलकर सामने नहीं आ पाया कि क्या सौदेबाजी हुई थी। इस मामले पर मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू ने अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में लिखा है, तमाम गलतफहमी के बाद शनिवार 21 जून का दिन काफी शांत था। मैं अपने घर पर लंच करके आराम कर रहा था कि तभी मेरे मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी। समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह के एक दोस्त लाइन पर थे। उन्होंने कहा, मिस्टर बारू, आपके लिए एक संदेश है। मेरे मित्र अमर सिंह कोलोराडो में अस्पताल में हैं। वे चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री को बता दें कि अमेरिका के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं और उनका पूरा ख्याल रख रहे हैं। वे वहाँ बहुत खुश हैं और कहते हैं कि अमेरिकी लोग बहुत गर्मजोशी भरे और दोस्ताना लोग हैं। हमें उनके साथ अच्छा रिश्ता रखना चाहिए। उसी दिन दोपहर बाद मैं डॉक्टर सिंह से मिला और उन्हें इस संदेश के बारे में बताया, जो अमर सिंह की ओर से एक स्पष्ट राजनैतिक संदेश था। उन्होंने इस संदेश के जरिए परमाणु करार पर समाजवादी पार्टी के समर्थन का इशारा कर दिया था। कई महीने बाद अमर सिंह ने परमाणु करार सौदे का श्रेय लेने की कोशिश भी की थी। खैर, इस किताब से वापस किस्से पर लौटते हैं। तारीख आई 22 जुलाई। लोकसभा में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने परमाणु करार के पक्ष में अपने तर्क दिए। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह को याद किया और अपने भाषण के अंत में एक लाइन का प्रस्ताव रख दिया। बोले, ये सदन सरकार में विश्वास प्रकट करता है। इसके बाद विश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू हो गई। कांग्रेस के लोग लेफ्ट के सांसदों से पूछने लगे, क्या आप लोग सदन में सांप्रदायिक भाजपा के साथ मिलकर वोट करेंगे? इस पर लेफ्ट के लोग दलील देते, ट्रेन में मेरी बगल की सीट पर कौन बैठेगा ये हम तय नहीं कर सकते। सदन में सत्ता पक्ष, विपक्ष और नए विपक्षी यानी लेफ्ट के सांसदों ने खूब बहस की। रेल मंत्री लालू यादव ने अपने अंदाज में लेफ्ट पार्टियों की खिंचाई की थी। इसी बहस में लालू ने मुकेश के गाए फिल्मी गाने को दोहराते हुए कहा था, तुम मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। लालू ने जैसे ही अपना भाषण समाप्त किया, भाजपा के 3 सांसद
अशोक अर्गल, फग्गन सिंह और महावीर भगोरा अध्यक्ष के आसन के पास पहुंच गए। उसके बाद जो हुआ उससे पूरा देश अवाक रह गया। ये तीनों अध्यक्ष के सामने नोटों की गड्डियां लहराने लगे। उनका आरोप था कि सपा नेता अमर सिंह ने भाजपा सांसदों को वोटिंग से गैर हाजिर रहने के लिए 9-9 करोड़ रुपए प्रति सांसद देने का लालच दिया था। बकौल अशोक अर्गल, हमने तत्काल इस मामले पर अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अवगत करवाया और इसके बाद पार्टी ने तय किया कि इस प्रकार की निहायत ही घटिया हरकत को सदन के सामने बेनकाब किया जाए। इसके बाद वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। सदन में हंगामा मच गया। अब तक तो सिर्फ सांसदों की कथित खरीद फरोख्त का मामला गाहे बगाए सुना गया था, लेकिन यहां तो सांसदों को खरीदने के लिए कथित तौर पर भेजे गए नोटों की गड्डियां ही सदन में लहरा दी गई थी। हंगामे के बीच स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए शांति कायम करने का अनुरोध किया, क्योंकि उसे शाम विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी। बाद में इस पूरे मामले की जांच हुई और जांच प्रक्रिया के दरमियान लालकृष्ण आडवाणी के सहयोगी सुधींद्र कुलकर्णी, एक कथित बिचौलिए सुहेल हिंदुस्तानी और यहां तक कि अमर सिंह को भी जेल जाना पड़ा था। वे उस कांग्रेस की सरकार बचाने के चक्कर में जेल गए थे जिसके अध्यक्ष के आवास पर 4 साल पहले उनकी काफी बेइज्जती हुई थी। तमाम बहस होने के बाद 23 जुलाई की शाम लोकसभा स्पीकर के आदेश से वोटिंग शुरू हुई। उस वोटिंग में एक अजीब नजारा भी देखा गया। विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने स्पीकर से अनुरोध किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अस्वस्थ हैं और सदन में आने में असमर्थ हैं, लेकिन वे संसद भवन पहुंच चुके हैं, लिहाजा पार्किंग में खड़ी उनकी गाड़ी से ही उनका वोट करवा लिया जाए। स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने आडवाणी की मांग मान ली। अटल बिहारी वाजपेयी के पार्किंग से ही वोट डालने का इंतजाम कर दिया गया। यह अपनी तरह का पहला मामला था जब सदन में आए बिना किसी सांसद को वोट डालने की इजाजत दी गई थी। वोटिंग के बाद जब नतीजे घोषित करने की बारी आई, तब सबसे पहले सोमनाथ चटर्जी ने लोकसभा के महासचिव से अपनी बंगाली टोन वाली हिंदी में पूछा, अटल जी वोट किया क्या? उसके बाद महासचिव ने हाँ में सिर हिलाया और तब सोमनाथ चटर्जी ने घोषणा की, आईज हैव इट, इन फेवर ऑफ आईज 275, वाइल इन फेवर ऑफ नोज 256। विश्वास प्रस्ताव सदन ने मंजूर कर लिया। प्रस्ताव के पक्ष में 275 और विपक्ष में 256 वोट पड़े। अंततः मनमोहन सिंह की सरकार बच गई थी। समाजवादी पार्टी उनकी सरकार के लिए संकटमोचक साबित हुई थी, मगर दुर्गत शुरू हुई लेफ्ट की। ठीक सुना आपने। प्रकाश करात के यूपीए सरकार से अलग होने के फैसले के बाद भारत में लेफ्ट पार्टियों का जो डाउनफॉल शुरू हुआ वो आज तक बदस्तूर जारी है। हालत यहां तक पहुंच गई है कि बंगाल में लेफ्ट पार्टियों को अपना वजूद बचाने के लिए उसी कांग्रेस से हाथ मिलाना पड़ रहा है जिसकी सरकार को कभी उन्होंने डिरेल करने की कोशिश की थी। आपके लिए किस्सा लाए थे हमारे साथी अभिषेक। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। बाकी देखते रहिए दी लल्लन टॉक।